नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, सीईटी का पेपर आने वाला है। 27 और 28 तारीख को आपका पेपर है। 4 पारियों में पेपर होगा। 27 को पहली पारी है, 28 को पहली पारी रहेगी और 27 को भी दूसरी पारी। पहली पारी का समय 9 से 12 बजे तक का है। 8 बजे गेट बंद हो जाएगा, तो आप जल्दी ही अपने सेंटर पर पहुंच जाना और तैयारी अच्छी जिसने कर रखी है वो अब जितने टॉपिक पढ़ चुके हो उन्हीं टॉपिक को वापस रिवीजन करना, नया टॉपिक ना उठाएं। मैं मैथ्स के सवाल लेकर आया हूं, इन सवालों को आप जरूर देख लेना। हो सकता है आपने किसी टॉपिक को नहीं भी पढ़ा है, तो उस टॉपिक के अगर सवाल आते हैं तो वो टॉपिक के सवाल आप जरूर देख लेना, जिससे आपको उस टॉपिक को, नए टॉपिक को आपको समझना अब नहीं है। मैं सवाल करा रहा हूं, उन सवालों को समझ लेना। हो सकता है हूबहू सवाल अगर आपको आते हैं एग्जाम में तो आप वो सवाल सोल्व कर पाओगे, अन्यथा अगर आप नया टॉपिक पूरा उठाते हो तो वो टॉपिक आप कवर नहीं कर पाओगे, और उस टॉपिक को कवर नहीं कर पाओगे तो माइंड में ये रहेगा कि ये हो सकता है, ये आएगा, ये आएगा। ऐसी सब धारणाएं निकाल देनी है। जितना पढ़ा है बस उसी का रिवीजन करें। बाकी देखो, सवाल मैं लेकर आया हूं, उन सवालों को अपन चर्चा करते हैं। पहला सवाल ये लेते हैं कि एक बैट्समैन द्वारा 10 पारियों में स्कोर बनाया गया और वो स्कोर आपको दे रखा है और पूछा गया है कि इसके स्कोर की जो माध्यिका है वो आपको निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए हमने पहले ही देख रखा है कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका के लिए पहले उसे आरोही या अवरोही क्रम में सेट करते हैं। आरोही क्रम आपको पता है, स्कूल की लाइन जो है वो आरोही क्रम में होती है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर होता है, उसका उल्टा अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर। तो ये चीजें आपने पहले ही समझ चुकी है। तो ये कह रहा है कि देखो, उसकी जो 10 पारी उसने खेली है, उस 10 पारी के रन जो बनाए हैं वो लिख देता हूं मैं। वो कह रहा है 38 बनाए पहली पारी में, दूसरी पारी में उसने 70 रन बनाए, तीसरी पारी में 48 रन बनाए, फिर 34, 42, 55, 63 और इसके बाद उसने 46, 54, 44, 46, 54 और 44 ये रन बनाए। 10 पारी गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सवाल एकदम एग्जैक्ट अपन ने देख लिया है। अब ये कहता है कि आपको माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका के लिए हमें सबसे पता है कि ये सबसे इजी भी है। माध्य, माध्यिका और बहुलक जब निकालना है तो वो सबसे इजी है, और लगभग ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं सिंगल लाइन वाले। माध्यिका के लिए पहले इन्हें आरोही क्रम में सेट कर लेते हैं। आरोही क्रम में मैं लिख देता हूं, आरोही क्रम जो है होता क्या है, आरोही क्रम आप सबको याद होगा। ये आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर। देखो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, वहां पर ये नहीं पूछा जाएगा कि आप आरोही क्रम में लिख सॉल्व कर रहे हो या अवरोही क्रम में। आपको तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताया गया है कि आरोही क्रम में लिखना है। बाकी आपको छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा सिर्फ सीक्वेंस में लिख लेना है, और बीच वाला पद माध्यिका होता है। अब 10 पद है तो बीच का पद होगा नहीं, बीच में 2 पद होंगे, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। देखो, सबसे छोटी संख्या क्या है, 34 है। इससे बड़ी 38 आ रही है, 38, फिर 38 से बड़ी 42, 44, 46, 48। देखो, ये ले लिया अपन ने, ये ले लिया, फिर आया 42, 44, 46, 48, 50 के नजदीक 54, फिर 55 बची, ये तीनों गई। यहाँ 63 है और ये 70 है, तो 63 और ये 70 देख लेते हैं। 10 हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल 10 संख्याएं अपने पास हो गई है। अब यहां से देखेंगे कि बीच के जो 2 पद है 4 नंबर पे और 5 नंबर पे, यहां से 4 पद छोड़ दो, 1, 2, 3, 4, ये 4 छोड़ दिए। इधर से भी 1, 2, 3, 4 छोड़ दिए। 2 पद ये जो बचे हैं
इन दो पदों को जोड़ के 2 का भाग देना है। अब देखो ये 46 और 48 है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो इनकी बीच वाली संख्या आएगी जो हमें सीधा पता है 47 होगा। लेकिन अगर वो नहीं पता है तो आप लिख सकते हो 46 + 48/2। 8 और 6 14, हाथ की 1, 4 और 4 8 और 1 9, भाग दे दो 2 से। 4 दूनी 8, 1 और 4 कितने हो गए 14, 7 दूनी 14। 47 आपकी क्या आ गई, माध्यिका आ गई। तो इस टाइप के सवाल बनते हैं और इस टाइप के मैं 1 से 2 सवाल और आपको करवा देता हूं। ये पूछा गया है एलडीसी में। एलडीसी जो 2017 एलडीसी थी उसका एग्जाम 2018 में हुआ था, उस एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। तो इस टाइप के मैं 1 से 2 सवाल और आपको करवा देता हूं माध्यिका निकालने के लिए। तो आप वहां से अगर ये देखो, ये टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, तो भी आप इनके सवाल कर सकते हो। जैसे माध्यिका आपने अब समझ में आ गया होगा कि माध्यिका निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, पहले सीक्वेंस में जमाना है और फिर उसको मध्य पद ले लेना है। अब अगर मध्य पद हमें सीधा विषम संख्या है तो मध्य पद मिल जाएगा। अगर आंकड़े विषम संख्या में नहीं है, सम संख्या में है, तो हम क्या करेंगे, बीच के जो 2 पद मिल रहे हैं अपने को, उन दोनों पदों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे तो माध्यिका मिल जाएगी। देखो मैं आगे आपसे 1-2 सवाल करते हैं अपन इसी पे, और उन सवालों को आपको करना है और देखेंगे कि आपको मैं आंकड़े दे रहा हूं और उसकी माध्यिका ही निकालनी है। 72, 48, 53, 32, 76, 21, 90, 99, 38, 29, 51, 84, 35। ये आंकड़े हैं और इसकी आपसे पूछी है कि माध्यिका आप बताओ। देखो मैंने सवाल जस्ट आपके सामने बनाया है और इसकी माध्यिका अपन निकालेंगे। सबसे पहली बात हमें करना है कि इसमें देखना है आंकड़े कितने हैं। हम टोटल लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आंकड़े। अब आपको पता है कि अगर 13 आंकड़े हैं तो मध्य पद मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मध्य पद, कौन सा होगा, या तो हम 13 + 1/2 कर देंगे। मध्य पद निकालने के लिए फॉर्मूला हमने बताया, विषम संख्या हो तो मध्य पद होता है पदों की संख्या +1/2। यहां अपने पास 13 पद है, +1 कर दो, /2 कर दो, 13 और 1 14/2, मतलब 7वां जो पद है वो मध्य पद है। अब सीधा 1 2 3 4 5 6 7 19 आ गया 7वां पद। माध्यिका क्या 19 होगी, माध्यिका 19 नहीं होगी। सबसे पहली बात माध्यिका कहती है कि इसे भाई छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करो या बड़े से छोटे क्रम में अरेंज करो। ऐसे सीधा ही आपको मध्य पद नहीं लेना है, पहले सीक्वेंस में तो जमाओ, छोटे से बड़े की ओर जमाओ या बड़े से छोटे की ओर जमाओ, फिर बीच वाले पद को उठाओ। तो हम कहेंगे कि छोटा सबसे मुझे तो 19 दिख रहा है, तो हमने 19 लिख दिया। फिर देखते हैं 19 वाली लाइन में कुछ नहीं है, 21 आ रहा है, 29 भी आ रहा है। देखो मैं लिख रहा हूं, जैसे जैसे क्रॉस कर देते हैं अपन, ताकि अपने को पता रहेगा। सवाल में आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो, टिक मार्क कर सकते हो, काट भी सकते हो। काटते हो तो काट देना, बाकी टिक मार्क कर लेना कि ये संख्या मैंने उठा ली है। हो सकता है कभी कभार अपने सवाल में डाउट भी मिल जाए तो अब उनको फिर से चेक करना हो, संख्याएं कटी हुई रहती है तो फिर दिक्कत होती है। तो आपको काटना नहीं है या टिक मार्क कर लेना नीचे, जैसे कि ये हो गई है।
अगर फिर से दूसरी बार सवाल को देखना हो तो दूसरी बार अपने पास ऑप्शन रहता है कि अपन ऊपर टिक कर देंगे कि हमने ये ले लिए। अगर दूसरी बार में भी सवाल नहीं बैठता है तो तीसरी बार में काटते हुए भी कर सकते हैं। अपने पास 3 ऑप्शन रह जाते हैं, क्योंकि संख्या दिख रही है, जब तक काटोगे नहीं तब तक दिख रही है, तो नीचे टिक मार्क कर दिया, दूसरी बार देखोगे ऊपर टिक मार्क कर देंगे, तो वैसा मामला जम सकता है। बाकी एक टाइम में ही हो जाएगा आसानी से। जब आपको संख्या गिनी हुई रहेगी तो आप 100% देख पाओगे कि कहां से संख्या छूटी है। फिर ये हो गया 29 तक हो गया। इसके बाद देखेंगे 32 है और 32 वाली लाइन 38 आ गया। इसके बाद देखो 4 वाली लाइन में यही है 48, इसके साथ कोई है 4 वाली लाइन? नहीं है 4 वाली लाइन। 5 वाली लाइन में ये देखो। अब देखो क्या छूटा, अपन ने क्या छोड़ा। अब मेरी नजर पड़ी कि मैंने 35 को छोड़ दिया है। अब मैं अगर काट रहा हूं ना तब मेरे को दिक्कत होगी। अगर मैंने टिक मार्क किया, अब देखो मेरे पास 35 आया ना, तो मुझे पता है 35 यहां आएगा, हम 35 यहां लिख देते हैं कि इन दोनों के बीच में 35 है, अपना 35 हो गया। 48 अपन ने ले लिया है, 48 के बाद में 51 आएगा, ये 53। इसके साथ ही कोई 5 वाली लाइन बची है? 5 वाली लाइन वही बची है। 6 वाली लाइन कोई है? 6 वाली लाइन नहीं है। 7 वाली लाइन, 7 वाली में 72 है, फिर 76 है, फिर क्या बचा? 8 वाली लाइन देखेंगे, यहां से देखेंगे, देखो ये सारे पद आ गए यहां तक, 99 बचा है, इसमें सिर्फ 84 बचा है, तो 84 ले लेंगे पहले, फिर ले लेंगे 99। अब देखो टोटल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 डिजिट अपन पास थे और 13 डिजिट अपन ने लिख दिए। अब अपन देखेंगे 7वां पद कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7वां पद ये 48 है, मतलब अपनी माध्यिका जो है वो 48 अपना आंसर हो गया। ये है सही मेथड अपने को माध्यिका निकालने का। यहां अगर अपन 19 निकालते हैं सीधा तो ये गलत हो जाता है। अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है, इसे पहले सीक्वेंस में सेट करना है। सीक्वेंस में सेट करने के बाद आसानी से आप मध्य पद निकाल सकते हो। देखो विषम है तब सीधा आ गया, सम वाला उदाहरण अपन ने पहले ले ही रखा था। यहाँ पर अगर 14 पद होते तो 7वां और 8वां दोनों पद रहता, दोनों को जोड़ के अपन क्या करते हैं 2 से भाग दे देते। अब यहां अगर मैं कहूं एक डिजिट और मैं आपको दे देता हूं 100। ये देखो पहले वाले सवाल के अकॉर्डिंग 48 हो गया है, अगर 100 में ऐड करता हूं तो ये संख्या ही 14 हो गई। अब 14 हो गई तो 7वां और 8वां दोनों पद जोड़ेंगे। आप ये ना सोचें कि डिजिट में कहीं पर भी पॉइंट नहीं आया है, दशमलव की संख्या नहीं है तो माध्यिका दशमलव में नहीं आएगी, आ सकती है। यहां देखो 48 प्लस 51 करेंगे, बाई 2 करेंगे, कितना हो गया? ये याद हो गया 49 50 तो 99 हो जाएगा। ये 99 बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 49.5 आएगा। तो माध्यिका होगी 49.5 होगी। ये चीज मैंने बताने के लिए मैंने 100 ऐड किया है। बाकी अपना सवाल ऊपर वाला था उसके अकॉर्डिंग अपनी माध्यिका जो है 48 आ रही है। अब 100 ऐड कर देते हैं तो ये माध्यिका चेंज हो जाएगी। और इसलिए मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की है कि कहीं कंफ्यूजन ये रहता है कि सर सवाल में कहीं पर भी कोई दशमलव की संख्या नहीं आई है तो माध्यिका कैसे दशमलव में आ सकती है? तो ये ऐसे आ सकती है दशमलव में। थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा अच्छे से समझोगे तो 100% आपके समझ में आएगा। और समझ में तो आएगा ही आएगा, वो फिक्स है ही। आगे देखो एक कोण वाला सवाल दिया है, देख लेते हैं। माध्यिका वाला सवाल तो समझ में आ गया होगा। अब इस टॉपिक को मुझे नहीं लगता कि आपको माध्यिका की जरूरत पड़ेगी। माध्यिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी वाली माध्यिका अगर पूछी जाती है तब आपको जरूरत पड़ सकता है कि सारणी दे रखी हो और सारणिक से माध्यिका निकालनी हो तो वहां पर जरूरी पड़ेगी। उसका जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे अभी, इसलिए नहीं करेंगे कि अब अपने पास इतना समय नहीं रहा है कि हम उस टॉपिक को तैयार कर सकें। तो नया टॉपिक अपन उठाएंगे ही नहीं, जो टॉपिक आपने पहले पढ़ रखे हैं बस उन्हीं को अपन रिवीजन करेंगे। यहां एक सवाल देखो माध्यिका भी पूछा है, वो भी मैं लिख देता हूं। संख्या है 17, 41,
1945। ये एलडीसी में पूछे गए सवाल है, मैं प्रीवियस ईयर के सवाल ले रहा हूं। 3219, जिससे आपको आइडिया रहेगा। 2522, 13 और 32। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल इसलिए ले रहा हूं जिससे आपको ये पता तो रहे ना कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। एलडीसी अधीनस्थ बोर्ड करवाता है, तो अधीनस्थ बोर्ड से हो रखी है। सीईटी भी आपका अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा, तो उसके लेवल के सवाल अपन एक बार के लिए देख लेते हैं, तो हो सकता है हमें आइडिया रहेगा कि इस टाइप का सवाल आ सकता है। और सवाल अगर वैसा ही बनता है तो आप 100% उस सवाल को करके आओगे। निकालना है माध्य। माध्य निकालने का सबसे अच्छा मेथड है, सबको जोड़ दो, जितनी संख्या है उतने का भाग दे दो। अब इसे सीक्वेंस में सेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सवाल दिया वैसा का वैसा पकड़ो, सबको जोड़ो और जितनी संख्या है उनका भाग दे दो। जब उनका भाग दे देंगे तो हमारे पास सीधा माध्य मिल जाएगा। देखो जोड़ लेते हैं इनको। जोड़ने के लिए या तो आप अलग अलग से जोड़ो या इनका पहले इकाई अंक जोड़ दो, फिर दाई अंक जोड़ लेंगे। देखो 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 9, 12 और 8 20 हो जाते हैं। फिर एक और बचा 21 हो गए। 21 में 2 दिया 23, 23 में 5 जोड़ोगे तो 28। अब फिर से 9 आ गया, 28 में 9 जोड़ोगे तो होता 37 है। अगर नहीं बैठ रहा है तो 28 में पहले 2 दे दो, 30 हो गया। अब यहाँ 7 बचा, वो 7 जोड़ दो, 37 हो गया। 37 में आप फिर से 1 जोड़ेंगे, 38 हो गया। 38 में फिर से आप 7 जोड़ोगे, 45 होता है, पहले 2 दे दो। 38 और 2 40 हो गए, फिर 5 बचे, वो 45 हो गए। 45 का 5 में लिख देता हूं। हासिल की जो 4 है वो साइड में ले लेते हैं। अब हम फिर से दहाई का अंक जोड़ेंगे। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 1 9, 9 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21, 21 और 4 25। डिवाइड कितने से करना है? संख्या गिनो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दे दो 10 का भाग। माध्य आ गया सीधा 25.5। क्योंकि 10 का भाग देना आसान है, एक के बाद पॉइंट लगा दो बस। 25.5 है जो माध्य आ गया। माध्य वाला सवाल दिख गया था, इसलिए मैंने आपको पहले वो करवा दिया है। अब अपन वो कोण वाला देख लेते हैं, क्योंकि साथ साथ में ही तीनों सवाल हो गए, जिससे आपको आइडिया रह गया कि माध्य भी कैसे निकलता है। अगर इसी सवाल की माध्यिका निकालनी होती तो कैसे निकालते? इनको पहले एक क्रम में सेट करते, आरोही या अवरोही क्रम में, और फिर जो है मध्य पद हम देखते। 5 पद थे तो 5वां, 10 पद थे तो 5वां और 6ठा दोनों पदों को जोड़ दे और 2 का भाग दे देते थे। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ज्यादातर पूछे जाने की संभावना भी रहती है। कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है, ये कोण आपका 130 डिग्री है। त्रिभुज चतुर्भुज दे रखा है, चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD इसके मान है, A B C और D, जिसमें कोण AOC जो है वो 130 डिग्री का है। AOC यहां पर O है, ओरिजिन केंद्र है त्रिभुज का, इस व्रत का। और कह रहा है ABC आपको निकालना है। ABC आपको निकालना है, ये कोण आपको पता करना है। देखो चक्रीय चतुर्भुज आते ही माइंड में एक सवाल अच्छे से बैठा लेना कि चक्रीय चतुर्भुज के सामने वाले कोण, इनका योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके सामने वाले जो सम्मुख कोण है उनका योग 180 डिग्री होता है। दूसरी बात, चक्रीय चतुर्भुज रहता है तो उसकी एक जीवा परिधि पर जितना कोण बनाती है उसका 2 गुना कोण एक ही साइड में, ध्यान रखना, एक ही साइड में उसका 2 गुना कोण केंद्र पर बनाती है।
जैसे यहां जीवा नहीं दिख रही है आपको, लेकिन एक ही बिंदु से एक एंगल केंद्र पर बन रहा है और दूसरा एंगल जो है वो इन दोनों बिंदुओं से देखें तो यहां से ही बन रहा है यहां पर, और यहां से ही बन रहा है यहां पर। मतलब मैं यहां पर आपको एक काल्पनिक जीवा खींच के बता सकता हूं कि यह एक ऐसी जीवा है, इस जीवा से केंद्र पर भी कोण बनता है AOC और परिधि पर कोण बनता है ADC। आप कहोगे सर इसका क्या काम है? तो भाई ये कोण चाहिए तो ये और ये 180 डिग्री होता है, ये कोण अपन निकाल लेंगे, इसका आधा होगा ये कोण, ये D कोण मिल जाएगा तो B और D का योग 180 होगा, 180 में से D घटा देंगे तो B मिल जाएगा। कोण D की बात करूंगा वो होगा कोण O/2। मैंने शॉर्ट में लिखा है, अपन लिख सकते हैं जिस बिंदु पर कोण है उस बिंदु को सीधा कोण में नाम दे सकते हैं। कोण D आपके पास आएगा 130/2 जो कि 65 डिग्री होता है। अब 65 डिग्री का मान आपके पास कौन सा आया है? कोण D का मान 65 डिग्री है। आप लोगों को ध्यान देना है यहां पर कोण D, देखो कहीं ऐसा न हो आप ये सोचो कि AC जो जीवा है वो यहां पर भी तो परिधि पर कोण बना रही है, क्या ये कोण 65 डिग्री होगा? तो ऐसा नहीं है। ये देखो केंद्र से एक ही तरफ इस जीवा से दोनों एक ही साइड अगर एंगल बन रहे हैं तो वह कोण आपको देखना है। तो यहां पर ये 65 डिग्री का कोण ये होगा, ये कोण 65 डिग्री आ गया। अब देखो कोण B क्या होगा? कोण B प्लस कोण D हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज है 180 डिग्री होता है। किसकी वजह से? चक्रीय चतुर्भुज की वजह से। ये आपको लिखना जरूरी है नहीं क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है। यहां हमें पता है कोण B निकालना है और कोण D का मान 65 डिग्री है, इक्वल टू कर देंगे 180। कोण B बराबर 180 माइनस 65 करो, 15 डिग्री तो वो बच गए, सो ये तो 115 डिग्री हो गया। तो सीधा सीधा अपने पास है कि कोण B बराबर होता है 115 डिग्री। अगला सवाल देखो अपन देखते हैं। यहां अगला सवाल ले रखे हैं हम, देखो अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल अपन लेते हैं और ऐसा सवाल बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। सवाल ये कहता है कि 10 प्रेक्षण है, उनका माध्य आपको दे रखा है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 16 है। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि 2 प्रेक्षण गलत लिख दिए गए। प्रेक्षण 8 व 7 के स्थान पर 4 व 6 गलती से लिख दिए गए हैं, सही माध्य क्या होगा? यहां अपन देखेंगे 10 प्रेक्षण आपके पास है और वह कह रहा है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य जो है, माध्य यहां ये माध्य एवरेज की बात हो रही है, वो कह रहा है 16 है। माध्य 16 है मतलब यहां हम टोटल निकाल सकते हैं, इनका टोटल जो है वो 180 160 हो जाएगा। वो कह रहा है कि 8 व 7 प्रेक्षण लेने तो थे, 8 व 7 मतलब इनमें जोड़ना तो अपने को था 15, ये तो है सही प्रेक्षण। लेकिन कोई मेरे जैसे भाई साहब थे और उन्होंने प्रेक्षण में जल्दीबाजी की और जल्दीबाजी करके गलत प्रेक्षण लिख दिए। लिखना था 8, गलत प्रेक्षण लिखे क्या क्या उन्होंने लिखे 4 और 6। लिखना था 8, भाई साहब ने लिख दिए 4। लिखना था 7, उन्होंने लिख दिए 6।
टोटल 15 योग में आयने 10, कितने बच गए? 5 वो खुद खा गए। अब भाई खाने से तो जमेगा नहीं, वापस भी देना पड़ेगा। अब वापस देना पड़ेगा तो यहां पर हम देखेंगे कि 5 आपको जोड़ना है, 10 सप्रेक्षण थे तो 10 में जोड़ना है, तो हम सीधा 0.5 जो है इसमें जोड़ दो, या तो ऐसे कर दो 16.5 जो है नया माध्य आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि उन भाई साहब को पकड़ के लो और उनको बोलो कि 160 भाई कैसे योग कर दी तूने, यहां तो कुल 160, उन्होंने तो बोला कि कुल योग इनका क्या होगा 16 × 10 160, लेकिन उनसे वापस पकड़ के लाओगे, बोलोगे भाई तूने ये 10 लिखा है, यहां पर लिखना 15 था, तो टोटल जो है इस 10 को तो घटा पहले, तो 160 में से जो गलत लिखा है उसको निकाल दो और जो सही लिखना था उसको जोड़ दो। तो यहां हम देखेंगे 10 इसमें से घटेंगे तो 5 और जोड़ना है, तो ये टोटल हो जाएगा 165। ये 165 टोटल आई है उनकी। हमें फिर से माध्य निकालना होगा, 10 प्रेक्षण है, माध्य निकालेंगे तो 165 में 10 से हम देंगे भाग, आंसर आएगा 16.5, जो हम सीधा ही निकाल सकते थे। दोनों ही मेथड अच्छे हैं। अगर आप जल्दी कर पाते हो तो ये वाला कर लो, बाकी यहां पर प्लस माइनस वाला ध्यान रखना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। अब उन भाई साहब को मत दोष देना कि आपने ये गलत कर दिया और हमारे सवाल गलत करवा दिए, वो उनकी गलती थी, वो कर गए गलत। अगला सवाल देखो, एक समुद्र तल से हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस के शिखर से देखा जाता है, 2 जहाज उसको आती हुई दिखती है। ये कह रहा है कि लाइट हाउस के एक ही तरफ दोनों जहाजें हैं। हम बना देते हैं 60 मीटर का एक लाइट हाउस है, समुद्र तल से 2 जहाजें आ रही हैं, एक ही साइड का बोला है, मतलब एक ही साइड हमने बना दी। वो कह रहा है एक जहाज आ रही है 45 के एंगल से और दूसरी जहाज जो है वो है 30 डिग्री के एंगल से। दूर वाली 30 पर होगी, क्योंकि हम देखते हैं नजर जैसे जाएगी तो ज्यादा दूर देखोगे तब आपको थोड़ा सा नजर कम करनी होगी। जस्ट नीचे दिया तो मेरे को बहुत सी नजर नीचे झुकानी होगी। पास वाले के पास बड़ा होगा क्योंकि वहां पर आपको भी गर्दन को काफी नीचे तक ले जाना होता है, तो ये होगा 45 डिग्री का। 60 मीटर का क्या है लाइट हाउस है। एक चीज यहां पर आई, 45 डिग्री आते ही मेरे माइंड में ये आया tan थीटा 1 डिग्री होता है और tan थीटा 1 डिग्री होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला देखते हैं तो लंब अपोन आधार होता है, मतलब लंब और आधार बराबर होंगे। यहाँ हमारे पास ये दूरी तो आ गई कि ये भी 60 मीटर होगी क्योंकि ये थीटा 45 डिग्री है। अगली बार देखो, अब वो कह रहे हैं कि दूसरी जो ये है ये कितनी है, ये 30 डिग्री के एंगल पे है। थीटा निकालेंगे तो tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, उसका हम यूज करेंगे। अब देखो tan 30 की वैल्यू हम लेंगे, tan 30 डिग्री ये एंगल लेंगे। यहाँ पर लंब तो देखो इस त्रिभुज के लिए भी यही होगा, तो 60 डिग्री हो गया, 60 मीटर हो गया। आधार जो है वो मुझे नहीं पता, मैं लिख देता हूं, मुझे a आधार चाहिए। ये टोटल दूरी जो चाहिए वो मैंने a मानी और हम a निकालेंगे। ये तो होता है 1/√3 और ये हो गया 60/a। यहां से a का मान आया अपने पास 60√3।
ये पूरी दूरी जो है ये 60√3 है और यहां तक 60 है। वो कह रहा है कि दोनों नावों के बीच की दूरी क्या है, तो 60√3 में से 60 घटा दो, तो 60√3 माइनस 60 कर देंगे। 60 मैंने कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 कर देंगे, मीटर में ये दूरी रहेगी। यही आपका फाइनल आंसर होगा कि दोनों नावों के बीच 60 कोष्टक √3 माइनस 1 जो है वो दूरी है। यहां तक ही पूछा है सवाल में, तो ये यही सोल्व हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में सवाल इतना ही पूछा जाता है। आगे अगर एग्जामिनर को इंटरेस्ट हो कि वो आपको दशमलव में गुणा करवाना चाहे तो वो कह सकता है कि √3 की वैल्यू 1.732 है। अगर ऐसा वो कह देता है तो हमें अब √3 का मान लिखना होगा। हम लिखेंगे 60, यहां लिखेंगे 1.732 माइनस करेंगे 1, ये हो जाएगा 0.732। तो इसका गुणा करना है आपको 0.732 से। अब जो आंसर आएगा वो क्या होगी, मीटर में दूरी मिल जाएगी। तो ये यहाँ ही ज्यादातर सवाल यहीं तक खत्म हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर अगर आपसे दो सवाल को कंबाइंड करके पूछना चाहता है तब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो पूछ सकता है। ये उस पर डिपेंड करेगा भाई, मेरे और आप पर डिपेंड नहीं कर सकता। वो चाहता है कि मैं दो सवाल एक साथ पूछ लूं तो वो पूछ सकता है। दशमलव का गुणा करना है, इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि सर ये तो गलत बात है। कोई गलत नहीं है, वो पूछ सकता है आपसे। अब देखो आगे सवाल देखते हैं। सवाल का मान आपसे और देखा जाएगा। यहाँ हम अच्छा सा सवाल देखते हैं आपके लिए। हाइट एंड डिस्टेंस का ही सवाल ले लें क्या? एक दूसरा सवाल है मेरे पास, एक एलडीसी में पूछा गया। वो कह रहा है कि एक खंभा 24 मीटर ऊंचा है जिसकी छाया 8√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण है। देखो खंभा और ये इसकी छाया। हमने कहा था जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रखी है मैंने, उस टाइम कहा था कि सीडी की लंबाई तिरछी वाली होती है, छाया की बात होती है तो ये, और लंबाई होती है तो ये, याद रखना। यहाँ पर दिया है कि खंबे की लंबाई तो है 24 मीटर, उसकी छाया है 8√3 मीटर, और आपसे पूछा है एंगल, यूनियन कोण पूछा है। थीटा हमेशा यही लगभग निकालना रहता है, क्योंकि यूनियन कोण, अवनमन कोण, यूनियन तो कोण यही हो गया, अवनमन कोण होगा तो वो यहां से देखेंगे, वो ये कोण होगा, तो जेड में एकांतर में बनने वाले कोण, फिर से बात तो यही आ गई। तो वहां फिरा के आपके पास एंगल हमेशा यही रहता है, यही आपको ध्यान में रखना है। चाहे यूनियन कहे अवनमन, हमें तो एंगल यही लगा देना है। यहां से निकाल लो tan थीटा बराबर क्या, लंब अपोन आधार। लंब है 24, आधार है 8/√3। 24 से ये 3 बार 8 दिया 24, 3/√3। इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। बट्टे में √3 है, एक रूट कट गया, √3 वैल्यू आई। अब √3 किसकी होती है? tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री के बराबर ही तो tan 60 का मान है, तो √3 होता है। तो यहां से थीटा बराबर क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। ये वैल्यू यहां रख सकते हो, या ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। CISI का फॉर्मूला आप सभी को पता है। सरल ब्याज के सवाल ज्यादा पूछे गए हैं। हो सकता है चक्रवर्ती ब्याज के सवाल भी बन जाते हैं, लेकिन आपको दोनों ही अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्योमेट्री में एक सवाल पूछा है, बिंदु दिए हैं आपको 3,6 और दूसरा बिंदु दिया है आपको 0,0 और पूछा है इनके मध्य की दूरी क्या होगी। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी हमेशा हम निकालते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसका पूरे का रूट ये आती है
बीच की दूरी, किसी एक को x1 मान लो, ये y1 हो जाएगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। 0 0 है, घटाओगे तो कोई फर्क आएगा नहीं, सीधा लिख देते हैं। ये होगा तो देखो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36। 36 में 4 जोड़ दो, 36 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो गया 40 और 5 45, ये हो गया रूट 45। 9 पंजे 45 होता है, 9 का रूट बाहर निकालोगे 3 हो जाएगा, 3 रूट 5 भी आप लिख सकते हो। इकाई तो दे नहीं रखी तो इकाई कुछ होगी नहीं, सामने इकाई आप लिख सकते हो बस। 3 रूट 5 इकाई जो है वो हो जाएगी, 3 रूट 5 लिख सकते हो, या वो वही बात है 45 आप लिख सकते हो। 9 चौक 6 चंग 36 हो गया, 3 3 9 हो गया, 36 और 9 को देंगे 4 देंगे 40 और 5 45 हो जाएगा। तो 3 रूट 5 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, सवाल ये है कि प्रॉफिट लॉस साझा से संबंधित है। उसने पैसे लगाए और पैसे लगा के वो कहता है कि कितना लाभ होता है। तो भाई पैसे लगाए हैं तो लाभ होगा, निकाल लेते हैं लाभ क्या होगा। 2 व्यक्ति है, सुरेश और महेश। सुरेश और महेश ने एक व्यापार स्टार्ट किया है। इन्होंने पैसे लगाए हैं, सुरेश ने लगाए हैं 1,15,000 रुपए और महेश ने रुपए लगाए हैं 1,85,000 रुपए। अब ये कह रहा है कि 1 साल बाद इनको लाभ होता है 18,000 रुपए का। महेश का अंश क्या है, इस लाभ में से महेश को कितना मिलेगा। पहले इसे सरल अनुपात में तोड़ दो, 3 0 से 3 0 गए। छोटी छोटी संख्या देख लो कितनी हो सकती है। अगर आपको नहीं आइडिया है तो 5 का भाग दे दो, 5 दूनी 10, 1 और 5 15, 5 तिया 15, 23 हो गया। इस तरफ दे दो, 5 3 15, 3 बच गए 35, 7 पंजे 35, 23 अनुपात 37 हो रहा है। इससे छोटी नहीं, दोनों अभाज्य संख्याएं आ गई। देखो टोटल कितना हो रहा है, इसे 3 दे दो, 40 40 और 20 60। तो 60 तो टोटल है, उसमें से महेश को 37 मिलना है, लेकिन हमारे पास कितना है टोटल 18,000। 1 0 से तो 1 0 गया, 6 से ये गया 3 बार, 6 3 18, 2 0 और लगा दो। 2 0 तो पहले लिख देता हूं, 3 से गुणा कर दिया, 7 तिया 21, हासिल की 2, 3 3 9 और 2 11। महेश को मिलेंगे 11,100 रुपए। 11,100 रुपए महेश को मिल जाएंगे, बाकी बचे 6,900 रुपए वो सुरेश को मिल जाएंगे। तो इस टाइप से आपको निकालना है। देखो एक ये सवाल अच्छा बनता है और ज्यादातर पूछा भी गया है। देखो सरल ब्याज, साधारण ब्याज दोनों एक ही चीज है। पहली बात तो ये देख लेना। दूसरी बात, दर अगर वार्षिक दे रखी है तो समय भी वार्षिक लेना है, और दर अगर मासिक दे रखी है तो समय को भी मासिक लेना है। सवाल ये कहता है कि 24,000 रुपए हैं आपके पास, 8.1/2% वार्षिक दर है और 8 माह का सरल ब्याज आपको निकालना है। सीधा गुणा मत कर देना भाई, जल्दीबाजी में होता है। यहां या तो इसे वार्षिक में बदल लो, मासिक में बदल लो, या इसे वार्षिक में बदल लो। 8 महीने को साल में बदलना है तो इसे 12 से भाग दे दो, 4 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2/3 वर्ष हो जाता है ये। तो समय लेंगे वहां पर 2/3 लेंगे,
दर ये यहां पर आ जाती है 8 दूनी 16 और एक 17/2 लिख दो, प्रतिशत में है तो। अब सरल ब्याज का फॉर्मूला हम लगा देंगे। मूलधन है 24,000 रुपए, दर है अपनी 17/2, समय है 2/3, भाग देना है 100 से। 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गए, ये 3 और 2, 2/3 हो रहा है, ये 2 से ये 2 गया, यहाँ 3 से ये जाता है 8 या 24, 80 बार। 8 का गुणा 17 से करेंगे तो 17 × 8। भाई हो सकता है सीधा आपको याद होगा पहाड़ा, अगर 17 का नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 का 0, 8 × 7 56, हासिल की 5, 8 और 5 13, 1360 रुपए ब्याज के बनते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हो। बाकी 17 का पहाड़ा याद होगा, अमूमन सबको रहता है, लेकिन क्या पता, देखो काफी लंबा टाइम हो गया है, तो अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंगल भी तो गुणा कर सकते हो, 8 से गुणा कर सकते हो। कैलकुलेशन की थोड़ी स्पीड बढ़ा लो, अपने आप जल्दी सवाल को करने लग जाओगे। देखो सीईटी का पेपर आप अच्छे से देना, और सवाल जो लगभग अपनी और क्लासें आ रही है उन क्लासों को भी देखते रहना। कोई नया टॉपिक मैं तो कह रहा हूं नहीं समझना चाहिए अब, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा हो, कोई टॉपिक रह गया हो, तो अपने चैनल पर सभी टॉपिक उपलब्ध हैं, वहां से आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हो। बाकी 5-6 घंटे लगाओगे नए टॉपिक में, उससे अच्छा है जो आपने पढ़ा है उसका 5-6 घंटे रिवीजन करो। क्लासें रेगुलर आई रही है, कमी है सिर्फ आप लोगों की सब्सक्राइबर और शेयर करते नहीं हो, तो थोड़ा उनको भी ध्यान दो, सब्सक्राइब कर दो, और चैनल पर जो ये वीडियो आ रहे हैं इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देखते हो, सबसे बढ़िया बात है, आपके काम की चीज है तो आपको देखना चाहिए। आप अगर नहीं पढ़ रहे हो तो किसी उस व्यक्ति को जरूर पहुंचा दो जो पढ़ता हो, तो उस तक वीडियो पहुंचेगा तो वो हो सकता है कि उसके काम का हो।